सिलीगुड़ी के लोकप्रिय युवा विधायक शंकर घोष आज हमारे साथ लेट्स टॉक में आ चुके हैं। मेरा एक संजय ये है कि मैं जब कोई डिमांड रखता हूँ मैं उसको पीछे पार्सू करता हूँ। तो बोलो कि सरकार का प्रायोरिटी क्या होता है? इतना छोटा सा 10 लाख का पोर्टेबल मशीन जो नहीं दे सकता है, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता है। हमारे शहर में कोई नहीं पूछता है। पुलिस ने गोली खाया, शूट आउट किया, वो कहा है उत्तर दिनाजपुर में, तो उनको क्यों मेडिकल कॉलेज में ना लेके क्यों नर्सिंग होम में डाल दिया ममता बनर्जी का सरकार? दम था उनका वो मेडिकल कॉलेज में लेके जाना? नहीं था, क्योंकि वो जानता है इधर ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। कोविड के समय में इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिला था, वो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट नर्सिंग होम जिस तरह से बना है उस तरह से हम लोग इधर कर सकते थे, लेकिन ये पैसा ड्रेन आउट हुआ है, ये पैसा खा गया है। सिलीगुड़ी के लोकप्रिय युवा विधायक शंकर घोष आज हमारे साथ लेट्स टॉक में आ चुके हैं। शंकर घोष की जो राजनीतिक पकड़ है उसके बारे में तो आप सभी भली भांति जानते हैं, और यही वह महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण शंकर घोष की लोकप्रियता चरम पर है, और इसीलिए आज वह जिस मुकाम पर हैं भाजपा में, यह भी खास उसी वजह के कारण संभव हुआ है। तो आज हमारे साथ सीधे संवाद में जुड़े हैं लेट्स टॉक के माध्यम से। शंकर घोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने सोचा लेट्स टॉक की जगह लेट्स गो होना चाहिए, घूमने जाना था। आप काफी थके हुए हैं, मुझे लग रहा है इस वजह से आप बोल रहे हैं। नहीं, थके होने से भी घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है। घूमना जरूरी है। अच्छा, वो अभी आप आने के टाइम पे कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, वैसा बात नहीं है। एक्चुअली मैं ज़्यादातर घूमना पसंद करता हूँ विथ फ्रेंड्स, स्पेशली पहाड़ों में जाना, बाइक लेके जाना, रात को ड्राइव करना। सो ऑल दैट थिंग मिसिंग है लाइफ में। मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स टॉक के बाद हम एक स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपसे ही शुरू करेंगे। मेरा एक प्लान था कि शहर के अंदर में हम एक बार ड्राइव करके घूमें और उसी में एक एपिसोड शूट करें कि शहर में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे उनसे उभरा जा सकता है। ये आपसे हम शुरुआत करेंगे। लेकिन आइए पहले हम जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आप विधायक हैं, आप काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं और लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, तो आपको सिलीगुड़ी में क्या क्या समस्याएं अभी नज़र आ रही है? सिलीगुड़ी का पहली समस्या तो ट्रैफिक की है, और उसको समाधान जिस तरह से करना चाहिए शायद उस दृष्टि से दिखा नहीं जा रहा है। दूसरी बात है हमारी शहर की ड्रिंकिंग वाटर। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू वी टॉक्ड अबाउट। स्टिल वो अनसॉल्व्ड है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। तीसरी महानंदा। ये तीन जो सामाजिक जो हमारी लाइफ है उसमें जुड़ी हुई है, और साथ में मैं ये भी असेसमेंट होना चाहिए कि हमारे सिलीगुड़ी के अंदर यूथ, उनका एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि सिलीगुड़ी विद इन द सिटी तो उतना हो नहीं पाएगा, लेकिन आसपास में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत सारे सुविधा है। वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग इट। तो और सर्विस से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट, तो ये चार मिला के हम लोग देख सकते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राइट नाउ मैं अपोजिशन का एमएलए हूँ। मे बी टुडे और टुमारो I may have the greater opportunity to work for the public, for the people of Siliguri। और मेरा एक सपना भी है कि नॉर्थ ईस्ट का जो फोकल पॉइंट है वो सिलीगुड़ी, और उसमें एक तरह से एजुकेशन, हेल्थ, ये दो हाथ तो हो ही सकते हैं। टूरिज्म की एक प्रमोशनल सेंटर हम सिलीगुड़ी को हम लोग मान सकते हैं। ये तीन
और इससे जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो वी कैन मेक आवर सिलीगुड़ी मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट नाउ. तो उसके लिए मैं, आप लोग बोलते हैं कि गुवाहाटी के बारे में बहुत तरक्की किया है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी शायद सिलीगुड़ी को है जो 7 सिस्टर्स को कैटर कर सकती है और साथ में आसपास की जो हमारी स्टेट है लाइक बिहार, झारखंड, ये भी कैटर कर सकती है. धन्यवाद शंकरदा, आप समस्याओं को बखूबी समझ रहे हैं, उनके निदान के लिए अपने तौर से भी कुछ कार्य कर रहे हैं क्या? सिलीगुड़ी के ट्रैफिक के बारे में मैं बहुत बार हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास गए थे और उनसे बात हुआ है. तो मैं माननीय मेयर साहब से भी आग्रह किया था कि एक बार हम लोग बैठे और कोई मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम उसको तैयार किया जाए और वो राइट्स का जो हम लोग बहुत सारे वन वे डाइवर्शन ये सब के बारे में सोचा विद इन द सिटी. लेकिन मेयर साहब थोड़ा मेरे से ज़्यादा बिजी है तो उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने के लिए. और साथ में दार्जिलिंग मोड़ की जो समस्या है वो शायद हाल हो जाएगा क्योंकि एलिवेटेड रोड वो काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो ख़त्म होने वाली है. ड्रिंकिंग वाटर के लिए मुझे मालूम नहीं, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्टर जुड़ने नहीं चाहते बहुत बड़े प्रोजेक्ट में. ये अमृत में आता है. संजय, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं भी हूँ, शायद हम लोग हर चीज़ पूरी तरह से नहीं जानते. ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारी पूर्व मेयर अशोक दा बहुत बार गए थे कोलकाता में. तो उस टाइम में मैं उस MIC था उस समय, तो मैं अशोक दा सुब्रतो मुखर्जी के साथ मिलना चाहा लेकिन उन्होंने मिला भी नहीं. तो उस टाइम में मैं जानता था कि अमृत में हमारा शहर आ जाए तो ये सेंटर स्टेट प्रोजेक्ट है अमृत, तो उसमें अमृत जो आप अमृत योजना जो आप अर्बन डेवलपमेंट के लिए बना है. तो लेकिन उस टाइम में अमृत में जुड़ा नहीं गया. और उसके बाद अभी मेयर बदला, तृणमूल पावर में आया, माननीय मेयर साहब गौतम देव है. अभी अमृत के लिए सिलीगुड़ी का नाम भेजा, सिलीगुड़ी का नाम उसमें एंटाइटल्ड हुआ और उसके लिए कोई 1200 करोड़ या शायद सैंक्शन हुआ है. हाँ, उसमें 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का और 700 करोड़ ज़्यादा, या मेयर साहब और ज़्यादा अच्छे बोल सकते हैं, वो स्टेट का. सेंट्रल शेयर कम, स्टेट शेयर ज़्यादा. लेकिन टेंडर लेने के लिए कोई आता नहीं है. इतना घबराहट है कि लोग सोचते हैं कि स्टेट मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाएगा, इसीलिए शायद ये टेंडर बार बार किया जा रहा है. अभी तो मुझे स्टेटस पता नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये हाल करना पड़ेगा. मेरी तरफ से आई कैन, मैं घर घर जा सकता हूँ. और तीसरी बात, महानंदा एक्शन प्लान जो पहले था गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर होने के नाते, तो वो तो करप्शन के कारण बंद हो गया. तो उसके बाद मैं कभी इस बारे में चर्चा नहीं किया. दैट इज़ माई फॉल्ट यू कैन से. तो मैं आगे इसके लिए कोशिश करूँगा. और एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं तो सीधा बोलता हूँ कि हमारे नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट की जैसा फैसिलिटी दिया जाए. बहुत सारे चीज़ में हम लोग उससे थोड़ा हेवी इंडस्ट्री, थोड़ा टूरिज्म, थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सब इंडस्ट्री आ सकता है. लेकिन सोचता नहीं है शायद इस बारे में कोई. हम लोग कोशिश करते हैं, बट मुझे आशा है कि आगे दिन में ये सब काम हम ही कर सकते हैं. अच्छा, तो आपको, जैसे आपने ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में कहा, आपने कुछ दिनों पूर्व ही परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए आपने रेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आपने मेट्रो या मोनोरेल शुरू करने की बात आपने कही थी. एकदम. वो कब तक शुरू होगा, क्या लगता है? चिट्ठी लिखी नहीं, चिट्ठी तो मैं हरदम लिखता रहता हूँ. इस बार रेल भवन में जाके उनसे मिला भी था. मिलने के बाद मैंने कोई शॉर्ट टर्म प्रपोजल दिया, कोई लॉन्ग टर्म प्रपोजल दिया. तो शॉर्ट टर्म में जैसे नाइट ट्रेन है, साउथ इंडिया के ट्रेन है, पटना के लिए बोला है, दिल्ली के लिए बोला है, ऐसे वो बागरा कोट में फुट ओवर ब्रिज के लिए बोला है,
रेल का डिवीजन मुझे अच्छा लगा। एमपी साहब सब मिलके जो जीएम से बात किया, वो सभी प्रपोजल मेरे लिस्ट में था। लेकिन वो देने के बाद एक चीज़ आया मेरे सामने जो मैं ज़रूर मेरा मंत्री से, अश्विनी जी से मैं बोलूँगा कि लोकल ट्रेन ये और ज़्यादा शायद जलपाईगुड़ी, इधर कुछ बिहार, हमारा अलीपुरद्वार, इस्लामपुर, ये साइड में उत्तर दिनाजपुर, लोकल ट्रेन के बारे में बहुत सारे लोग हमको बोले हैं। और मेट्रो रेल और मोनो रेल, ये दोनों के बारे में हमारी मंत्री ने जो बोला, इट कैन बी स्टडीड, इसका फिजिबिलिटी स्टडी होगा। अच्छा, वो करना पड़ेगा करना, हाँ पहले तो वो देखना पड़ेगा होगा, हाँ उसका जो इंक्वायरी, बट इट कैन बी लिस्टेड एज अ लॉन्ग टर्म प्रपोजल, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो ये होने वाला नहीं है, लेकिन उसका फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। आप युवा विधायक हैं और खेल में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, आपने खेल के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है और शायद MIC थे उस समय, खेल के ही थे आप। तो आपने निशित प्रामाणिक जब खेल मंत्री थे तो उनको भी आपने कहा था, मुझे लगता है, याद है मुझे, एक पत्र ही लिखा था आपने और उसे खेलो इंडिया खेलो सेंटर बनाने की मांग की थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक स्टेडियम की आपने मांग की थी। वो कहाँ तक पहुंचा है वो मामला? देखिए, शुरू सिर्फ निशित प्रामाणिक जी से नहीं, मैं अनुराग जी से भी जाके मिलकर इस बारे में बात किए थे। और मेरा एक संजय ये है कि मैं जब कोई डिमांड रखता हूँ मैं उसको पीछे पार्सू करता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट इतना सारा MLAs है, मिनिस्टर है, इतना बड़ा हाँ कंट्री है, कितना लोग आके कितना प्रपोजल देके जाता है। तो मैं उस बारे में कोशिश करते करते मैं हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टेट का है और विश्वास जी के पास भी गए थे, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, central can't do anything. As you know that in our constitution, land state के हाथ में है और बहुत सारी चीज़ है concurrent list और कुछ लिस्ट है सेंट्रल के हाथ में। स्टेट के हाथ में लैंड इसलिए है तो मुझे थ्रू स्टेट आना पड़ेगा। इवन व्हाट एवर द फैसिलिटीज जो सेंट्रल देना भी चाहते हैं वो विदाउट स्टेट आपके पास नहीं आ सकते। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, जो जिस पार्टी सेंट्रल और स्टेट में रही ये रूल मानना पड़ेगा। तो मैं अरूप विश्वास जी से भी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने भी पॉजिटिव तो सभी बोलते हैं, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो नहीं होता। इस बार मैं दिल्ली में गए थे, स्टेट फाइनेंस के ऊपर एक सेमिनार था PRS का, उसमें अटेंड करने गए थे। तब मैं जाकर मनसुख मंडविया जी से मिलने की कोशिश किया, तो दैट टाइम ही वाज नॉट इन द सिटी। तो फिर कल मेरे को डिपार्टमेंट से फ़ोन किए गए थे और मंत्री जी मेरे खुद से बात किया और मैंने बोला कुछ हमारे लिए भी करिए। सबसे बड़ी तो खेलो इंडिया, मैं रेल मंत्री को भी बोल के आया, आई एम ट्राइंग to connect sports and youth ministry with the rail ministry and thereafter मैं स्टेट का कॉन्सेंट लेके वो जो जंक्शन में एक स्टेडियम है उसके बारे में मैंने बोला, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, इस तरह की इंडोर स्पोर्ट्स की कोई सुविधा मिले खेलो इंडिया से तो ये मैं कर दूं, मैं ये कर सकूंगा, ये मुझे आशा है। और साथ में एक इंटरनेशनल स्टेडियम, हमारे नॉर्थ बंगाल के लोग बहुत शांत है, उसका कोई डिमांड ही नहीं होता है, थोड़ा बहुत बोलते हैं। हम लोग एक साथ सब मिल के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं इतना कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा स्पोर्ट्स फील्ड के लोग ये सब सामने आए तो अच्छा होता। लेकिन हमारे साथ लोग हमारे स्टेट गवर्नमेंट से बहुत डरता है, इसीलिए कुछ डिमांड भी शायद बोल नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, लड़के लेंगे। आप तो आवाज बन ही रहे हैं। नहीं, मुझे तो बनना है, दैट्स व्हाई पीपल चूज मी ना। मुझे तो बनना है, बोलना है और बोल के ही मैं रहूँगा। मैं कलकत्ते से आया आज, मैं सुना जलपाईगुड़ी का जो प्रसूति माँ की मौत हुआ है। संजय, आप लोग कभी जरूर पूछना, मेयर साहब तो उनका चेयरमैन था,
सिर्फ 10 लाख 12 लाख रुपया का एक वो पोर्टेबल डायलिसिस मशीन है, तो उसकी कमी से उनका मौत हुआ। तो आप सोचो कि क्लब ये वो में कितना सरकार पैसा खर्च करती है, बड़ा बड़ा छवि देता है, ये करता है। तो पोर्टेबल डायलिसिस मशीन क्यों नहीं है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में? विल आस्क दिस। उसकी वजह से ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आरएस सलाइन का सबसे बड़ी समस्या ये है, एज पर द एक्सपर्ट एंड द डॉक्टर, इट इफेक्ट्स डायरेक्टली किडनी। तो उसमें किडनी पे असर पड़ता है। उसका बेबी हुआ शायद 29 तारीख को, 30 तारीख से उनका यूरिन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसका किडनी से जुड़ा हुआ है। फिर उधर से शायद 3 या 4 तारीख मेडिकल कॉलेज लाया गया, और आज कितना तारीख हो गया? 24 या 25 तारीख। तो वो पेशेंट धीरे 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 पहले डायलिसिस ले रहा था, फिर जब वेंटिलेशन में गया तो वेंटिलेशन से तो बाहर निकल के डायलिसिस नहीं कर सकता, तो वेंटिलेशन के साथ ही वो पोर्टेबल डायलिसिस मशीन चाहिए। वो नहीं है, फॉर दैट मीन्स उसी लिए किडनी भी फेलियर हुआ और उनका मौत हो गया। तो बोलो कि सरकार का प्रायोरिटी क्या होता है? सरकार इतना छोटा सा 10 लाख का पोर्टेबल मशीन जो नहीं दे सकता है, और सुपर बोल रहे हैं इतना बार हम लोगों ने रिक्विजिशन भेजा, नहीं दिया है। कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता है, हमारे शहर में कोई नहीं पूछता है। आज सामने वाला नर्सिंग होम सब इतना पैसा लेता है, क्यों जाता है लोग? क्योंकि जानता है इधर मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब मेडिकल पुलिस ने गोली खाया, शूट आउट किया, वो क्या है उत्तर दिनाजपुर में, तो उनको क्यों मेडिकल कॉलेज में ना लेके क्यों नर्सिंग होम में डाल दिया ममता बनर्जी का सरकार? दम था उनका वो मेडिकल कॉलेज में लेके जाना? नहीं था, क्योंकि वो जानता है इधर ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, समाधान नहीं है वहाँ, समाधान ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गेटिंग फ्रॉम नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो ये सब देखते मेरा बहुत तो इसमें शंकर दा कोई स्कोप है कि किसी तरह केंद्र मदद कर सके इस मामले में? संजय, एक बात है, मैं आज सुपर साहब को बोला, हम लोगों का बीयूपी का फंड है, हमारा एमपी है राजू बिस्ता जी, तो उनसे मांग लेते, हम लोग दे देते 50 लाख। क्या है, हम लोग दे देते हमारे फंड से, खुद का पैसा नहीं, सरकार का ही पैसा, फंड से वो उसी फंड को दे देते। वो तो पैसा खर्चा ही नहीं करने देता है डीएम लोग। अच्छा, ये फंड की और बात सेकेंड बात ये है, आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में तैयार किया गया, और सभी जिला में आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट अपना बोल के बोला जाता है, लेकिन उसमें सेंट्रल एवं स्टेट उनका जॉइंट एफर्ट, जॉइंट वेंचर। तो इसमें हमारे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना, लेकिन उसका ओपीडी चलता है, इंडोर नहीं चलता है। इतना अच्छा मशीन सब खराब हो रहा है। कोविड के टाइम में मेरा बहुत सारे लोग डॉक्टर है, मेरा दोस्त लोग बोलता है, शंकर कोविड के समय में इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिला था, वो बड़े बड़े वो मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट नर्सिंग होम जिस तरह से बना है उस तरह से हम लोग इधर कर सकते थे, लेकिन ये पैसा ड्रेन आउट हुआ है, ये पैसा खा गया है। इसीलिए तो समस्या तो इधर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं है, तो दे शुड वर्क हैंड टू हैंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो देना चाहता है, state government they have to accept it and they have to utilize it, because state government is the executing authority. सेंट्रल पैसा दे सकता है, एग्जीक्यूट तो स्टेट को करना है, तो उसमें शायद कई खामियां रह जाए। शंकर दा, ये आपने जो अभी कहा उसी पे आपने कुछ महीने पहले एक आरोप भी लगाया था कि सिलीगुड़ी को विधायक कोष के पैसे नहीं दे पाने और विकासमूलक कार्यों में राज्य सरकार बाधा दे रही है, ये आपने कहा था। सीएम मैम के सामने मैंने बोला इस बार नहीं होगा तो बजट सेशन में जाके मैं उनके सामने धरना में बैठ जाऊंगा। तो अभी तक कोई भी फंड आप रिलीज नहीं कर पाए? नहीं, उसके बाद थोड़ा काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे दुख इस बात की है, सीएम मैम के सामने बोला कि आप बोल रहे हैं कि पैसा सरकार की जितने सारे संस्था से, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इसमें दे। अरे पैसा मैं तो थोड़ा खर्च करूंगा,
आप ही का पैसा आप ही ले लो, लेकिन लोगों के लिए काम करो। तो वो भी हमारे डीएम मैम सुनता ही नहीं था। तो मैं लास्टली उनको चिट्ठी दिया, उनके सामने उसका सभी तथ्य मेरे साथ है, उनके सामने चिट्ठी दिया, उसका भी उत्तर नहीं दिया। मैंने पोस्ट किया, उसका भी उत्तर नहीं दिया। अब सीएम मैम इधर आके जो बोलता है, सबसे बड़ी झूठ इस पश्चिम बंगाल में सबसे झूठ बोलने वाला आदमी है ये ममता बनर्जी। उनसे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं देखा। एबव पॉलिटिक्स को झूठ बोलता है, इतना झूठे चीफ मिनिस्टर मैं नहीं देखा। मैं सामने सामने बोलता हूं आप लोगों को, इतना झूठ बोलने वाला चीफ मिनिस्टर मैंने आज तक नहीं देखा। शायद उनसे ज्यादा कम झूठ सभी तृणमूल का लोग बोलता है, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बड़ा आरोप क्या, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। विधानसभा में सामने उनका सामने बोला। आप जानते नहीं शायद उनके बारे में, कांग्रेस का एक बहुत बड़े लीडर, ही इज वो उसका एजुकेशन प्रोफाइल इज वेरी हाई। तो उन्होंने एक बार बोला, हमारा दीदी दो कारण के लिए वो मुख खुलता है, एक खाने के लिए, दूसरा झूठ बोलने के लिए। तो इससे पहले वो बात उन्होंने बोला। मैं तो का छोटा है ये शंकर दा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे जो सहयोगी है वो लोग करेंगे आपसे एक एक क्वेश्चन। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप लगातार पीडब्ल्यूडी और एसएमसी द्वारा पेड़ों को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। स्टेशन फीडर रोड पे भी लगातार हुआ था। दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उनको आपने पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग भी की है कि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के लिए कम से कम पेड़ उखाड़े जाएं और साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी किया जाए कि उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। तो इस परियोजना के बारे में अभी जो आपने बात की थी, इसमें आपका माने हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितना असर पड़ा, आपके विरोध करने पे और आपके पत्र लिखने पे कितना असर पड़ा है अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात संजय, वो आपने बोला लेट्स टॉक, मैंने बोला लेट्स गो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं थोड़ा नेचर लविंग हूँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है, और नॉर्थ बंगाल की इसीलिए सबके सामने नॉर्थ बंगाल की चेहरा है, उनका नेचर। मैं जब माटीगाड़ा या इस साइड में जाता हूँ, आज पहले कितना पेड़ था, आज देखने से बहुत बड़ा हो रहा है। देखने से तो थोड़ा बहुत मन में आता है, इतना पेड़ कहाँ चला गया। तो मैं इस बार नितिन गडकरी जी से मैंने बोला, we all welcome the development. There is no doubt central government is doing an excellent work. उसमें कोई ये नहीं है। उसमें भी बहुत सारे जाएगा थोड़ा सा देखना होगा, जैसे सेबोक के साइड हो या लाटागुड़ी हो, डुआर्स हो, हमारे हिल रीजन हो। रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि क्या बोलते हैं, हिंदी उतना मेरा अच्छा नहीं है, क्या वो बारिश के कारण डैम ये होने से इतना फ्लड हुआ। तो नेचर के ऊपर कहीं ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक असर पड़ रहा है। तो वो मेरे कंसर्न है। हमारा हिल, हमारे इस एरिया सिस्मिक जोन 4 अर्थक्वेक के अंदर आता है। तो ऐसा ना हो हम इतना काम करने के बाद कोई डिजास्टर आ जाए और उसका खमियाजा हम लोगों को भोगना पड़े। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि टू थिंक अबाउट फॉर द कॉन्शियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द रीजन। ये मेरी बात है, इसमें कोई सेंट्रल स्टेट पार्टी ऐसा कोई बात नहीं है। परिवेश को कम से कम चोट आए और हमारी डेवलपमेंट वर्क हो, ऐसा मैंने बोला है। एंड आई एम होपफुल, आई नो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट द सेंसिबल माइंड सेटअप टू लुक आफ्टर दिस थिंग। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। एसएफ रोड के बारे में मैं आज भी बोलता हूँ कि वी नीड टू एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बनना, उसको एक्सटेंड करना, चौड़ा करना, उसका इंपॉर्टेंस, और एसएफ रोड जहां आज कोई जम की समस्या नहीं है, वो रोड भी एंड हो रहा है क्योंकि हमारा फ्लाईओवर की एक आर्म है। लोग बोल रहे हैं कि इस रास्ते में जैम की कोई समस्या नहीं है, जो हिलकाट रोड में है, जो वर्धमान रोड में है, जो सेवक रोड में है। तो इसमें क्यों पेड़ को उखड़ा जा रहा है? 60 साल 70 साल का पेड़ को क्यों आप
रिप्लांटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आज के तारीख में शहर की ग्रीन कवर को रखना सभी मेयर का एक उद्देश्य होता है। हमारा मेयर से बार बार बोल रहा है कि हम रिप्लांट कर रहे हैं। अरे शहर से हर पेड़ चला जाएगा तो आदमी क्या जाके फॉरेस्ट में बैठेगा और शहर में घूमने आएगा? ये तो नहीं हो सकता है। ये इस बारे में मेरा सीधा बात है, डेवलपमेंट वर्क हो किसी का भी हो, लेकिन उसमें पर्यावरण की ज्यादा से ज्यादा उनको सुरक्षित रखा जाए और साथ में इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम लोगों को पेड़ को तोड़ना पड़े या रिप्लांट किया जाए। इवन संजय, मैं बोलता हूँ, बहुत लोग मेरे को ब्लेम करता है, शंकर दा आपने सेवक रोड में जब ये प्लांट को उखाड़ा गया तब आप क्यों नहीं आए बर्धमान रोड के लिए? लेकिन उस टाइम आई वॉज नॉट देयर, मे बी आई वॉज नॉट इन द टाउन दैट टाइम। तो मैं आते तो मैं भी उस टाइम में भी रिक्वेस्ट करता मेयर साहब से मेरा कोई, ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द सिटी, मैं उनके विरोध नहीं करता हूं। आई जस्ट आस्क कि रिक्वेस्ट करता हूं उनके गुड सेंस के सामने कि जस्ट थिंक अबाउट द ऑल्टरनेटिव प्रपोजल, इफ देयर इज एनी ऑल्टरनेटिव वेज टू सेव द प्लांट, डू इट। इट इज नॉट दैट व्हाट ही इज डूइंग, इससे उनका ईगो प्रॉब्लम जैसा है कि शंकर बोला है नहीं करेंगे, उसको जो उनका मर्जी है। और उनको तो रोल बैक मेयर कह सकता हूं मैं। टोटो बंद करने के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया, टोटो बंद हुआ? नहीं हुआ। मूर्ति सूर्यसेन पार्क से लेके सारे शहर में लगाएंगे, फिर वो उठाया, फिर लाके फिर सूर्यसेन पार्क के लेके गया। ऐसे हजारों में बोल सकता हूं। मेयर साहब जो बोलता है उसके बाद रोल बैक करता है। तो ऐसा कौन सा मेयर है जो वर्कआउट ना करते हुए ऐसा काम करता है? एसएफ रोड में भी काम इसीलिए रुका हुआ है। आई एम नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, आई थिंक देयर शुड बी सम गुड सेंस फॉर द डेवलपमेंट सो दैट हम लोग सभी को एक जगह में रख सकते हैं, बस यही। थैंक यू शंकर दा, आपने जैसा कहा लास्ट इसके फर्स्ट एपिसोड में मेयर साहब आए थे। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो नॉलेज है, उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन सिलीगुड़ी की बात है उसके बारे में वो चिंतित हैं, और उन्होंने कहा था कि ये जो पेड़ उखाड़े जा रहे हैं इनको जो टेक्नोलॉजी के आधार पे इनको पूरी तरह से जड़ से उखाड़कर फिर से रीपोजिशन माने सेटल करने की प्लान चल रही है। खैर, अब समय आता है हमारे जो सहयोगी हैं, जो सारे दिन जो सड़कों पर रहते हैं, कार्य करते हैं अपना, जो पब्लिक के साथ जिनका डायरेक्ट सीधा संवाद होता है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। कौन पहले करना चाहते हैं? शंकर दा, अभी पर्यावरण को लेकर ही बात हो रहे थे। जब भी हरियाली की बात आती है आप सामने दिखते हैं, जहाँ भी पेड़ काटा जाता है आप वहाँ मौजूद होते हैं। अभी हाल फिलहाल एसएफ रोड पर भी आप मौजूद थे। तो क्या कारण है कि मेयर और आपके बीच में एक संवाद नहीं हो पा रहा है? और पेड़ों को उखाड़ने की तो बात चलिए ठीक है, उखाड़ कर रिप्लांटेशन की बात नगर निगम या मेयर कर रहे हैं, नए पेड़ों को लगाने की बात क्यों नहीं होती है? एकदम बहुत अच्छा बात बोला प्रबंध। सबसे बात संजय, मेरा सिलीगुड़ी में ना, मैं थोड़ा वो एमएलए इससे ज़्यादा मैं दोस्त के नाते मैं जानता हूँ। आपका सहयोग भी मेरा ही दोस्त है, सो आई यूज टू स्पीक विथ एवरीबॉडी। प्रमोद ने जो बात किया बहुत अच्छा बात किया। मेयर साहब क्यों मेरे साथ बात करना नहीं चाहते मुझे पता नहीं। आई डू गिव रिस्पेक्ट उनको। जब भी मैं देखता हूँ मैं चेयर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ही इज़ माई सीनियर। आप चाहे वो हम लोगों को बुलाता नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नितिन गडकरी साहब आए या कोई आए, उनका चेयर हम लोग जगह में दे देते हैं और मैं खुद जाके दूसरा जगह में बैठ जाता हूँ। दिस इज द डिफरेंस ऑफ मेंटेलिटी। ये करता हूँ एंड आई विल डू दिस थिंग टिल माई लास्ट डे, क्योंकि मुझे सम्मान देना आता है। किसी को सम्मान लेना है या नहीं है, दैट इज अप टू हिम। अब जानते हैं ये मैं कहता हूँ। दूसरी बात, प्रमोद का जो बात किया है, आप नितिन गडकरी साहब के जो लेटर मैंने लिखा है उसमें दो बात किया है। एक सोशल फॉरेस्ट्री के बात और एक ऑल्टरनेटिव प्लांटेशन के बाद। दो बातें आपके साथ जुड़ा हुआ है कि नया
पेड़ लगाने की, नया प्लांट लगाने की जो बात आपने कहा है, लेकिन आई एक्सपेक्ट प्रमोद, मैं बहुत, आई एम ऑलवेज क्या बोलते हैं, बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि शहर का जो स्वेच्छासेवी ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड कम एंड दे शुड स्टार्ट प्लांटिंग द ट्रीज। और मैं स्कूल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे लोगों को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करें, सो दैट वी कैन मेक आवर सिटी मोर ग्रीन। एंड आई विल वर्क ऑन योर पॉइंट कि कैसे हम लोग शहर में नया नया पेड़ लगाएंगे। एक बात ख़त्म करेंगे, एक छोटा सा वीडियो में सोशल मीडिया में बहुत बार देखा, पेड़ लगाना नहीं है, सिर्फ काटना बंद कर दीजिए, हमारा शहर सबूज में भर जाएगा। काटते हैं इसीलिए ना पेड़ लगाने के बात आता है, तो काटना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही हम लोग पेड़ की संख्या बढ़ जाएगा। आपने कहा कि कटना बंद हो जाए तो पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन विकास की धारा में पेड़ कटेंगे ही, ये सत्य है। सड़क बनना हो चाहे इमारतें बननी हो, किसी का टीन का घर वो इमारत बनाएगा तो पेड़ कटना ही है। तो क्या आपने जैसा कि अपील किया स्कूलों से, स्वेच्छासेवी संगठनों से, क्या आप पहल करेंगे उनसे संपर्क करके पेड़ लगाने की? जो इलाका खाली हो चुका है पेड़ों से शहर में, उस इलाके में पेड़ लगाने की? एक्चुअली मैं इस बार बजट सेशन से पहले, और बहुत अच्छा बात किया आपने, और मेरे मन में ये बात था, लेकिन आई शुड वर्क ऑन इट। इतना सारे इशू आ जाता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ किसको आगे लेके जाऊँ। आई विल टॉक टू आवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, और मे बी आई विल राइट टू हिम टुमारो कि इस बारे में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि स्कूलों को पेड़ लगाने में उत्साहित किया जाए। सुनो, और एक बात है प्रमोद, वो जो अरण्य सप्ताह होता है तब हम लोगों को पेड़ दिया जाता है बांटने के लिए, 1000 पेड़ देता है, लेकिन वो बांटेंगे तो उसको बचाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म कि सिर्फ उसको कैसे हम लोग कवर करेंगे। मैंने बोला कि 25 हम लोगों को पेड़ दिया जाए और 25 उसको केज दिया जाए तो अच्छा होता। जो लोगों को हम देंगे वो दोनों एक साथ में करेंगे। आई विल वर्क ऑन इट, डेफिनेटली आई विल वर्क। थैंक यू। अब दूसरे সংগ্রদা, পরিবেশ নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় গাছ কাটা হলে আপনি যাচ্ছেন বিরোধ করতে, কিন্তু শহরের পাশেই একটি জঙ্গল এলাকা রয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, ছোট ফাপড়ি, বড় ফাপড়ি। সেই এলাকায় দিনের পর দিন কন্ট্রাকশন চলছে এবং ছোট ফাপড়ি যদি দেখা যায় সেই এলাকা প্রায় বস্তিতে পরিণত হয়েছে। সেই এলাকায় আপনাদের বিধায়িকাও রয়েছে, সেই বিষয়গুলো কিভাবে দেখছেন সেই জায়গায়? যেহেতু দিদি ওখানে রয়েছেন, দিদি বিষয়টি বিধানসভাতেও তুলেছেন, ফলে সেই জায়গাটা দিদি দেখছেন। দিদির যদি সহযোগিতার দরকার হয় আমি নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব। ব্যক্তিগতভাবেও শুভম, এতগুলো বিষয় নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়, অনেক সময় আমারও কিছু গ্যাপ থেকে যায়, মানে আমি চাইলেও হয়তো সব বিষয় নিয়ে কাজ করে উঠতে পারি না। যেরকম আমি লাটাগুড়ি নিয়ে একটা কাজ করছি, আমি যেরকম সেবকের ক্রাশার নিয়ে কাজ করছি, শুনলে অবাক হবে, একটু আগেই মানে আরেকজন সাংবাদিককে বালাসনে এই মাটি গাড়াতে পিটিয়েছে, তার মোবাইল আর ওই ক্যামেরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে যারা অবৈধভাবে বালি তোলে তার বিরুদ্ধে খবর করার কারণে। তো সব বিষয় নিয়ে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় রাজনীতি তো রাজনীতির জায়গা থাকবে, কিন্তু আমি খুব মাঝে মাঝে একটু দুঃখ পাই যে এত কিছু করি, অনেক নাগরিকরা যারা অনেক জায়গায় অনেক ভোকাল, যখনই সরকার বিরোধিতার প্রশ্ন আসে, সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন আসে, তখন তারা আর আমার সাথে আসতে চান না, এবং এটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার। আমি এই যে খেলা হবে, সরি খেলার মাঠে খেলাই হবে বলে আমি বলেছিলাম যে স্টেডিয়ামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মসূচিটা না করে অন্য জায়গায় করুন, কারণ আমরা তো মাঠের ছেলে। মাঠ বারবার খুললে মাঠের নিচের যে মাটিটা আছে, আমরা যে দাঁড়াই, সেই দৌড়ানোর সময় মাটিটা বসে যায়। আর আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নিচে যে জল বের করানোর যে মেকানিজমটা ছিল সেটাও খারাপ হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন হয়ে গেছে। কিন্তু ওই যে হাতে চুরি পড়ে আছি নাকি মেয়র সাহেব বললেন, তারপরে তো আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন। তারপরে তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ইচ্ছা করলেই বলতে পারতেন যে আমরা কর্মসূচিটা অন্য জায়গায় করছি, উনি কিন্তু করলেন না, গায়ের জোরে ওখানে করলেন। পরে অরিজিৎ সিং আসলো,
তোমরা তো এগুলো কোথাও কখনো বলো না যে শঙ্কর ঘোষ আই এম দ্য পার্সন। আমি অরিজিৎ সিং এর ফ্যান হওয়া সত্ত্বেও আমি ওই প্রোগ্রাম দেখতে যাইনি। আমাকে এত কার্ড নিয়ে এসে উদ্যোক্তারা বলেছিল যে আপনি আসেন, না হলে না আমি যাব না। আমি বাড়িতে আমি আমার ওয়াইফ, কারণ আমি একটা পলিসি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি। আমি প্রশ্ন তুলে আমি অরিজিৎ সিং এর ফ্যান, আমি ড্যাং ড্যাং করে দেখতে গেলাম। আমি যে বিষয়গুলোকে তোলার চেষ্টা করি, বাঘাযতীন পার্কে বলছে যে এখানে আর প্রোগ্রাম হবে না, তারপরে যদি খুঁড়ে প্রোগ্রাম হয় তাহলে যারা বলে তারা কি মুখ দিয়ে বলে না অন্য জায়গা দিয়ে বলে তো আমি জানি না, কিন্তু আমি চাই যে এগুলো নিয়ে একটা জেনারেল কনসাসনেস তৈরি হোক। রাজনীতির তো সব কিছু পলিটিক্সের মধ্যে জড়িয়ে না, অ্যাবাভ পলিটিক্স যদি মানুষ ভাবে তাহলে হবে। আর ছোটা ফাপড়ির ব্যাপারে আমি দিদির সাথেও কথা বলবো। দাদা, আরেকটা প্রশ্ন থাকছে, আমাদের লেস্টক অনুষ্ঠানেই শহরের মেয়র গৌতম দেব এসেছিলেন এবং তিনি সেই সময় আমার প্রশ্নের উত্তরেই জানিয়েছিলেন যে যে সময় আপনাদের দল ছিল, মানে আগের দল বামেরা ছিল, আপনিও এমআইসি ছিলেন, সেই সময় রোড কানেক্টিং নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়নি এবং পাশাপাশি যে ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে সেটার জন্য কোনো রকম ম্যাপ তৈরি করা হয়নি, সেই জন্য বর্তমানে কাজ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। তো সেই বিষয়টা কি সত্যি, যে সত্যি আমি রোডের কোনো কিছু ছিল না? দুজনই আমার সিনিয়র লিডার, বর্তমান মেয়র এবং প্রাক্তন মেয়র। আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রাক্তন মেয়র অশোকদার আরবানাইজেশন সম্পর্কে যে জ্ঞান আছে তা কারণে উনি শিলিগুড়ির মতন একটা অপরিকল্পিত শহরকে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মেয়র হওয়ার পরে তো উনি একটা তৃণমূলের রাজ্যের সরকারকে পেয়েছেন যারা ওনাকে এন্টারটেইন করেনি। মানে সুব্রতবাবু যখন মেয়র ছিলেন অশোকদা ওনাকে পাশে বসাতেন, আর সুব্রতবাবু যখন মেয়র হলেন অশোকদাকে রুমের বাইরে বসিয়ে রেখেছিলেন। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। আমি সুব্রতবাবু মারা গেছে, আমি আমার ব্যাপারে আর কথা বলতে চাই না। এবার মাননীয় মেয়র সাহেব, আমি তো বলি ব্যর্থদেব, উনি হচ্ছে ব্যর্থতার প্রতীক। কোনো কাজ করতে পারেন না, শুধু দোষারোপ করেন। 11-12 বছর ওনার সরকার আছে। রোড নেটওয়ার্কিংয়ে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমার এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না, যদি ভুল থাকে কারেক্ট করে দিতে হবে, 12 কোটি টাকা পর্যন্ত পেয়েছিল অশোকদা যখন মেয়র ছিলেন। সেই সময় এই রাস্তার ম্যাস্টিক ইত্যাদি এগুলো হয়েছিল। এই সময়কালে এসএফ রোডের জন্য 6 কোটি টাকা খরচা হচ্ছে। এসএফ রোডের জন্য 6 কোটি টাকা খরচা হচ্ছে, পাশের 6, 7, 8, 9 সব 4, 5 রাস্তাঘাট ভেঙে চুরে সব শেষ। আর মেয়র সাহেব আপনাকে রেড নেটওয়ার্ক শেখাচ্ছে। নিজেই কোনোদিন গাড়ির থেকে নেমে কোনোদিন ওয়ার্ড ঘুরেছে? সামনে হুটার, পিছনে হুটার, নিজে বড় গাড়ি চড়েন, ওনার পক্ষে এই সমস্ত জানা সম্ভব হবে কি করে? উনি মেয়র হয়েছেন, মেয়র হওয়ার আগে উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। কোনো জিনিসের করবার জন্য যে দক্ষতার দরকার, বর্তমান মেয়র সাহেবের শহর পরিচালনা করবার দক্ষতা নেই। नमस्कार दादा, मेरा प्रश्न नगर निगम के 42 नंबर वार्ड में एक निर्माण को लेकर है। बंगला बाज़ार के नज़दीक लगभग 126 दुकान वहाँ पर कॉरपोरेशन का बोर्ड लगाकर बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ का स्थानीय लोगों का कि इसके लिए जो पैसा है, और स्थानीय दुकानदार का कि इसके लिए पैसा व्यवसायी समिति ले रहे हैं। तो अगर नगर निगम काम कर रहा है तो इसके लिए कोई टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर होगा, और पैसा अगर नगर निगम काम करेगा तो व्यवसाय क्यों लेगा? इसको लेकर लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं और क्या? कोई आके मेरे से कंप्लेन करे, आई विल टेक अप द केस टू द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। कोई आके मेरे को ये बोले, एवं आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, स्पेशली हमारी शहर की नागरिक से, कोई ऐसा कोई काम हो जिसमें ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं हो रहा है, आप मेरे से आकर सीधा मिलिए। आई विल टेक अप द केस, और वो मैं देखूंगा कि कोई लोग इस शहर को अपनी तरीके से पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आई विल बी द लास्ट पर्सन टू कॉम्प्रोमाइज विद देम। तो कभी भी कोई दिक्कत होगा, सिलीगुड़ी के नगरवासी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, सीधा मेरे से बात करिए। आई विल टेक अप द केस एट द एप्रोप्रिएट लेवल।
मैं सही जगह पे लेके जाऊँ। मेरा एक प्रश्न सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। सिलीगुड़ी में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन चोरी छिनताई जैसी घटना को लेकर थाने में शिकायत ना होता हो। अब लोग जो है व्यवसायी लोग हैं वो कहते हैं कि हम अपने दुकान में ताला लगाकर सीसीटीवी लगाकर रखते हैं, उसके बाद भी चोरी की घटना हो रही थी। इसको लेकर आप विपक्ष में है तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर क्या? देखो ना, एक बात ये है कि चोरी से भी बड़ा एक इशू जो मैं सीपी साहब से बात भी किया हूँ बहुत बार, वो है ड्रग्स। ये ड्रग्स इतना ज़्यादा अभी जो क्या बोलते हैं वो बिक्री हो रहा है। मैं जब कॉलोनी में जाता हूँ, माँ बहन लोग आके ये बोलता है कि हमारा बच्चे लोगों को आप बचाइए। मैंने सीपी साहब से बहुत बार इस बारे में बात किया है। मुझे तो उतना डाटा नहीं मिलता है क्योंकि डाटा ये लोग मेरे को नहीं देता है। मैं बहुत आरटीआई करता हूँ, शायद आप लोगों को पता है। तो उसी से फिर उसी संदर्भ से मेरे साथ उन्होंने भी बात की है। आई होप कि पुलिस इस बारे में अपना जो काम है वो करेंगे। चोरी छिनताई तो सभी शहर में होता है, पुलिस का काम है उससे रक्षा करना। लेकिन बात ये भी सामने आ रहा है जो क्रिमिनल है वो है रूलिंग पार्टी का क्रिमिनल। चोर से डाकात सभी रूलिंग पार्टी में है, तो पुलिस करे तो क्या करे। तो सब पुलिस तो जयरामन साहब की तरह नहीं है जो भी हो उनको पकड़ के लेके आएगा। जयरामन साहब की तरह पुलिस सीपी मिल जाता तो हमारा शहर शायद आज से ज़्यादा सुरक्षित रहता। दूसरी बात है, आपने एक बात पूछा सीसीटीवी के बारे में, तो मैंने एक आरटीआई किया, शायद उसका रिप्लाई नहीं मिला कि इतना सब हो रहा है तो शहर में सीसीटीवी लगा हुआ है, वो काम करता है नहीं करता है? कितना सीसीटीवी है, उसका जो एनुअल मेंटेनेंस एएमसी जो रिपोर्ट, वो उसका कोई रिपोर्ट मेरे पास आज तक नहीं आया सर। मैं आई विल क्रॉस चेक इट एंड देन आई विल गो टू द सीपी ऑफिस टू इंक्वायर ऑल द फैक्ट्स। मैं आज भी मैं समझता हूँ, कभी कभी आप लोगों की क्वेश्चन सुन के ऐसा लग रहा है और मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारे चीज़ से सिलीगुड़ी शहर के लोगों को इतना उन लोगों को मुसीबत के सामने आना पड़ रहा है। तो और मुझे और लोगों को साथ चाहिए, और लोगों को साथ मिलने से शायद ये सब मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल पाऊंगा। और आई कैन एश्योर इफ इट इज़ पॉसिबल टू बी अ पार्ट ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट जब हम लोग रन करेंगे, I will surely address all this problem, but as an opposition MLA, I will give my best to resolve this issue. और किसी का कोई प्रश्न? तो फिलहाल কেন मेरा प्रश्न করবে না? কেন খবর সময় মেয়েরা যদি প্রশ্ন না করে চলবে? कोई स्वामी সবই কর। अब शंकरदा खुद प्रश्न चाह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। আরে মেয়েরা এখন দেশ চালাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো যে একটু আগে পরিবেশ নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং পরিবেশের যেটা এসএফ রোডের কথাগুলো উঠে আসলো, আবার একটু আগে এখন ক্রাইম নিয়ে কথা হলো, সেখানেও উঠে আসলো যে শাসক দলই এটার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। তো শুধুমাত্র কি বিরোধী দলে থাকা এবং বিরোধিতা করাই কি এটার মূল উদ্দেশ্য? মানে কেন এই কথাটা, এই প্রশ্নটা আমি কেন ছুঁড়ে দিলাম, যখন আমরা দার্জিলিং মোড় থেকে সিটি সেন্টার হয়ে একেবারে সামনের দিকে এগোচ্ছি, তখন যখন শহরের বুকের গাছগুলো চলে গেল, আমাদের মনে হলো যেন আমরা বোধহয় একদম শূন্য হয়ে গেলাম। সেখানে কিন্তু প্রথম বিরোধিতা শুরু। আর এই যে ক্রাইমের কথাও যেটা বলা হচ্ছে, এমন তো নয় যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিকই দলরাই সেই ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত বা অন্যরাও জড়িত নয়। তো সেখানেও কিন্তু পার্টিকুলার বলা হচ্ছে যে বিশেষ দল বা বিশেষ রাজনৈতিক রং সেখানে রয়েছে। তো এটা কি শুধুমাত্র বিশেষ বিরোধিতা নাকি? রাজনৈতিক দল নয়, তৃণমূল নামে একটা চোর অপরাধী দুর্নীতিগ্রস্ত দল জড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে এক। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমি আমার পরিবেশ নিয়ে বলার সময় একটা কথা বলেছি, আমার প্রত্যেকটা কথার জন্য মন দিয়ে শুনতে হবে। আমি বলেছি হচ্ছিল এই দিক দিয়ে যেতে আমার মনটা খুব খারাপ লাগতো,
তার সাথে আরেকটি কথা বলেছি, যখন এনএইচ এর এক্সটেনশন হয়, এসএইচ এর এক্সটেনশন হয়, তার ইম্পর্টেন্সটাকে আমাদের মেজার করতে হবে। ফলে ওই সময় ওগুলো যখন কাটা হচ্ছে, দুঃখটা এক থাকলেও ওই রাস্তাটা বড় হওয়াটা দরকার, এই গুরুত্বটা আমি বুঝি। ফলে কোন জায়গায় কখন বিরোধিতা করতে হবে সেটা না বুঝে অন্ধের মতন আমি বিরোধিতা করি না। এইবার আসি অপরাধ। সাধারণভাবে আমরা কি ভাবি? সাধারণভাবে আমরা ভাবি যে পার্টি ইন পাওয়ার উইল অ্যাক্ট, কেননা যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরকেই অ্যাক্ট করতে হবে, যারা বিরোধী আছে তারা অ্যাক্ট করবে কি করে? রাস্তাঘাটে হল্লা চিল্লা করা ছাড়া। এবার পার্টি ইন পাওয়ারের আমাদের ছবি কি? শিক্ষামন্ত্রী জেলে, বনমন্ত্রী জেলে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চুরি করেছে কি চুরি করেনি তাই নিয়ে প্রশ্ন, আরজি করে দেখা যাচ্ছে পুলিশ কমিশনার থেকে সবাই সন্দেহে। তাহলে এইরকম একটা সুন্দর পার্টি ইন পাওয়ার, তাকে তো আর দেবতার জায়গায় বসানো যাবে না, তো বিরোধী হিসাবে তার দিকে আঙুল তোলাটাই স্বাভাবিক। এবার কালকে যদি বিজেপি পার্টি ইন পাওয়ার হয়, তখন বিজেপি যদি এই কাজ করে, তখন বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। পার্টি ইন পাওয়ারের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন উঠবে, কারণ দে আর দ্য ফার্স্ট রেসপন্সিবল পার্সন টু অ্যাক্ট অন দিস পার্টিকুলার ম্যাটার। That is the simple answer of your question. আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে, যেটা আমাদের সেবক রংপুর যে টানেল যেটা রুট তৈরি হচ্ছে, আমাদের এই দার্জিলিং হিমালয়ান যে রেঞ্জটা রয়েছে সেটা অনেক বয়সে ছোট, এটাই আমরা যতটুকু জানি, যতটুকু তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। তো এই যে এটাও অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে, পাহাড় চিরে আমরা বেরিয়ে যাব, কিন্তু কোথাও না কোথাও এটা কি আমাদের এই এলাকাকে নষ্ট করছে না, বা আমাদের এলাকার এই পরিবেশকে প্রভাবিত করছে না? এ ব্যাপারে কি সত্যি কিছু ভাবা হয়েছে? এই ব্যাপারে যখন এই প্রজেক্ট শুরু হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ধরনের প্রজেক্ট করতে গেলে দেশের যে কোনো সরকারি থাকুক না কেন তাদের এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়। সেই ক্লিয়ারেন্স নেওয়া হয়েছে, তারপরে এই প্রজেক্টটা শুরু হয়েছে। ফলে চিন্তা ভাবনা করেই প্রজেক্ট যারা দায়িত্বে আছেন তারা শুরু করেছেন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য। এইবার অ্যাপার্ট ফ্রম পলিটিক্স যদি বলা যায় যে এই ধরনের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমার মনের মধ্যে অনেক সন্দেহ থাকে। ড্যাম, এই ধরনের টানেল, এই ধরনের রাস্তাঘাট, আবার যেরকম বড় বড় শপিং মল হচ্ছে কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াংয়ে কংক্রিটের বিল্ডিং হচ্ছে, তো সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের সন্দেহ আমার মধ্যে থাকে। এবার শপিং মল বা এই সমস্তদের এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্সের দরকার নেই, তারা দুমাদ্দুম বানাচ্ছে। কিন্তু টানেল নিয়ে যদি প্রশ্ন হয়, সেখানে যদি ক্লিয়ারেন্স আছে থাকা বা না থাকাটা জরুরি হয়, তাহলে কেন একটা মল বানাতে কেন এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স নেওয়া হচ্ছে না? তাদেরকে যারা ছাড়পত্র দিচ্ছে তাদের দিকে কিন্তু আরো অনেক আগে প্রশ্ন ওঠে। ধন্যবাদ। धन्यवाद। तो शंकर दा, आपके साथ हमारी लेट्स टॉक में जो बातचीत हुई, मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आप काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं और यही आपका चरित्र, एक्चुअल कैरेक्टर आपका यही है, जब मन में है तो हाँ, विरोधी है और एकदम क्लियर बोलते हैं, तो वही है। एक सवाल लास्ट मैं करूँगा, अब चुनाव नज़दीक है, आप लोगों की जो परीक्षा होती है, जैसे हम लोगों की जो परीक्षा होती है हर साल में, वैसे ही 5 साल में आप लोगों की भी परीक्षा होती है। परीक्षा अब नज़दीक है, क्या तैयारी है आपकी और क्या सोच है आपकी इस बारे में? क्या प्लानिंग है? आप अभी कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता में आने वाले हैं। सच में बोलूं संजय, मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ। आई डू माई वर्क, इट इज़ अप टू द पीपल, पब्लिक और द सिटीजन ऑफ सिलीगुड़ी टू डिसाइड। उनका विधायक को कोई चोर नहीं बोलता है, उनका विधायक तोला नहीं तोलता है, उनका विधायक किसी से खराब व्यवहार नहीं करता है, उनका विधायक का बड़ा बड़ा गाड़ी हुटार कुछ भी नहीं लेता है। जैसे आप जानते हैं कि मैं अब से विधायक नहीं, ऑपोजिशन चीफ व्हिप हूँ। हाँ, तो मेरा गाड़ी भी है, वो नीलबाती लालबाती गाड़ी भी है, मैं वो भी चढ़ता नहीं हूँ। तो दिस इज द वे आई गिव वन काइंड ऑफ मैसेज टू द सोसाइटी। नाउ पीपल हैज टू डिसाइड कि वो कौन सा लीडर चाहिए। चोर जो चोरी करता है, उसके 2 पॉकेट में बहुत पैसा है, क्लब में आता है, वो इधर जाता है, पार्टी देता है, वैसा विधायक चाहिए। और जो ये सब ना करते हुए लोगों का आवाज़ बनना चाहता है, और कौन सा विधायक चाहिए, ये लोगों को ठीक करना है। मेरा क्या, मैं काम करता हूँ, चुना हुआ विधायक हूँ मैं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क, आई हैव डन एज मच एज आई कैन। मैं सबके पास जाता हूँ, सरकार स्टेट का या सेंट्रल का, मैं पॉलिटिक्स से ऊपर मैं काम करता हूँ। और मेरा कोई साथी ये नहीं बोल सकता है, शायद ऑपोजिशन भी नहीं बोल सकता है कि कोई आए
और मैं पॉलिटिक्स से, वो कौन सा पॉलिटिक्स करता है ये पूछता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ उनका मेरे से कोई हेल्प, छोटा से छोटा हेल्प हो, ऐसा मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मैं से फिर एक बार अशोकदा को याद करता हूँ। अशोकदा ने एक बार बोला कि स्वार्थ होने का कीमत उनका चुकाना पड़ा, क्योंकि शायद अशोकदा इतना काम किया तो इतना साल तक था, लेकिन अशोकदा को कोई करप्ट कोई नहीं बोला है कि उनका ये सब कोई नहीं बोलता है। तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था, उनसे बाहर चला आया, लेकिन उनका ये बात मैं मानता हूँ कि सिंपल लाइफ में लीड करता हूँ, लोगों से जुड़ा रहता हूँ। जो मर्सिडीज बेंज से शहर के रास्ते से जाता है वो भी शंकरदा बोलता है, और जो टोटो या बास में कंडक्टरी करता है वो भी बास से शंकरदा बोल के ही बुलाता है। यही मेरी सबसे द गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। मैं सबसे ऐसे ही कनेक्ट रहना चाहता हूँ, एंड पीपल ऑफ सिलीगुड़ी मेजोरिटी उनको डिसाइड करना है उनको कौन सा एमएलए चाहिए। तो सिलीगुड़ी से दोबारा आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? अब पार्टी बोलेंगे तो जरूर करेंगे। नहीं, अभी है ना? आपने कह दिया था कि हाँ, माने सिलीगुड़ी से आप, माने उसका पार्टी भाव अर्थ चाहेंगे। यही होता है कि आप सिलीगुड़ी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, पार्टी चाहेंगे तो जरूर करेंगे, एंड आई लव टू कंटेस्ट फ्रॉम द सिलीगुड़ी। इट इज माय सिटी, इसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। इसी शहर को आगे ले जाना मेरा ड्रीम है। मैं आज तक तो विरोध में लाके काम किया, कभी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के मुझे चांस मिले, आई विल शो दैट वी कैन डू इट। थैंक यू, धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आभार हमारे दर्शकों के लिए इतना समय देने के लिए। आपने जो बातें कही उसमें बहुत कुछ मुझे लगता है कि मसाला मिलेगा लोगों को सोचने के लिए। ये मसाला वैसा मसाला नहीं है, ये सोचने के लिए, और क्या हो सकता है अगर ये विधायक और आगे चलकर फिर दोबारा विधायक बने तो और कितने काम हो सकते हैं। ये सब तो निर्णय अब खैर जनता के ऊपर में रहता है। अगर और कुछ आप कहना चाहते हैं कम शब्दों में, सीधे तौर से अगर, तो आप कह सकते हैं। मैं सबसे पहले मैं सिलीगुड़ी के नागरिक से मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा मकसद शहर को एक ऊंची जगह पे लेके जाना है। जिस तरह से आपने साथ दिया है, जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, मे बी हर वक्त वो शारीरिक रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जैसे सिलीगुड़ी मेरे साथ है, वो मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है। और हर वर्ग के लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को काम करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी से हम विदा लेंगे और दोबारा फिर लेट्स टॉक में किसी न किसी हमारे जननेता से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।